ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच करेगी, पता लगाएगी हार की वजहें क्या है, ये क्या एक महज औपचारिकता है या इसमें कोई दम भी है? दम मैं इस लिहाज से पूछना चाहता हूं कि भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदार दिया गया है कि अमेठी क्यों हार गए और आप फैजाबाद क्यों हार गए। अब उनसे ये कोई नहीं पूछा कि खतौली हार गया सही कि अभी तक उसकी फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने पता नहीं की और उसके बाद फिर हारते चले गए। तो सवाल ये उठ रहा है कि खतौली हारने वाले अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि फैजाबाद में हार की वजह का पता करिए और अमेठी में हार की वजह का पता करिए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इनके इस प्रयास में कोई दम है या महज औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की जा रही है? पंकज जी, कोई दम नहीं है और ये पहली बार नहीं बीजेपी कर रही है। या 2019 के चुनाव के नतीजों को आप देखेंगे, तब भी बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को हारी हुई सीट पर प्रभारी बना के भेजा था और उसमें भी कारण जानने का प्रयास किया। क्या फाइंडिंग कमेटी जो कारण बता करके, समीक्षा करके जो रिपोर्ट देती है, क्या उसकी भी समीक्षा होती है क्या बीजेपी में? मुझे लगता नहीं होती। चाहे विधानसभा का चुनाव अभी हुआ, तमाम सीटों पर बीजेपी हारी थी, उसकी समीक्षा का क्या हुआ? यदि विधानसभा में सीटें कम होने के बावजूद भी यदि आप उन कारणों का पता नहीं कर पाए हैं तो समझिए बीजेपी की सबसे बड़ी भूल रही। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के चुनाव में तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बात से रोषित थे कि उनकी ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की नहीं सुन रही है और तमाम जगह से ये बयान आ रहे थे कि योगी जी ब्यूरोक्रेसी से चुनाव लड़वा लें, ब्यूरोक्रेसी ही उनको वोट दिलवाएगी। तमाम इन बातों को आने के बावजूद भी यदि बीजेपी ने उस पर विचार विमर्श नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो ये जो आंकड़े हैं वो निश्चित मुझे लगता है कि और कम आने चाहिए थे। मैं अभी 10 दिन की यात्रा पे था, तो उस 10 दिन की यात्रा पे मैं कई प्रदेशों से होकर के गुजरा और उत्तर प्रदेश में उस यात्रा में मैं 4 से 5 दिन रहा। आप देखिए, हर कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बात से नाराज था कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं को, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जब वो अधिकारियों के पास जाएं तो नहीं सुनाई दी, एमएलए के पास जाएं तो एमएलए सुनने तैयार नहीं है, सांसद जाएं सांसद सुनने तैयार नहीं है और सब जगह से सिर्फ एक ही जवाब आता था कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुनती है। तो बहुत सारा ऐसा वोटर, जहाँ गली मोहल्ले में सड़क बन रही है, गली मोहल्ले में नल लगना है, गली मोहल्ले में खरंजे होने हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं थाने स्तर पर, उनका समाधान कौन करेगा? बीजेपी के कार्यकर्ता पिटते रहें, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की सिफारिश न मानी जाए, सांसद और एमएलए सुनने के लिए तैयार नहीं हों और सांसद और एमएलए सीधे सीधे ये जवाब दें कि जाकर के आप योगी से कहिए, आप सीधा जाकर के मोदी से कहिए, तो क्या हो? ये तो रिजल्ट आना था। एक ऐसा व्यक्ति, कल की चर्चा है, वो पिछले 15 साल से बीजेपी में बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है और एक विधायक के साथ वो रहते भी हैं। तो हमने कहा ये सीटें कब आई? तो पता है क्या कहना था उनका? करीब 65 ईयर्स उनकी एज है। उन्होंने की सीटें तो 40 आनी थी, 240 आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। वो व्यक्ति इतना आहत था इस बात को लेकर के कि चौकी से लेकर के जिलाधिकारी तक कोई सुनने तैयार नहीं। एमएलए के पत्र ले जाओ, एमएलए इस पे बस अतसरी करते रहे कि पत्र ले जाइए, उस पत्र से होने वाला कुछ भी नहीं है। अब फाइंडिंग कमेटी कुछ भी कहे, विदर्घात हो गया, इसको टिकट नहीं दी, उसको टिकट दी, ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा, जब तक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं कसी जाएगी। और आप देखिए, योगी जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आहत होंगे। कार्यवाहक डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे होती है ये सब पूरा प्रदेश जानता है। अवनीश अवस्थी की फाइल जाती है तो रिजेक्ट होकर आ जाती है, कार्यकाल उनका नहीं बढ़ता है। तो क्या ये जो अफसर हैं, एक मैं जिले में एसएसपी महोदय के पास बैठा हुआ था और बीजेपी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता जब उनसे मिल रहे थे तो उन कप्तान साहब ने उस भाषा का उपयोग किया मेरे सामने। तो मैंने ये कहा कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कप्तान साहब, नहीं समाजवादी पार्टी की होती तो हो सकता है मुझे कि इसी भाषा में वो आपसे बात करके जाते। उस व्यक्तियों की कोई गलती नहीं, आप सुनने तैयार, आपने सुना भी नहीं उनकी कि किस समस्या को लेकर के आप आए हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति प्रदेश में हो जाए और तमाम वरिष्ठ
ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी मुख्यमंत्री को गलत चीज़ों से अवगत कराते रहें। तो मुझे लगता है कि ये हार जो हुई है वो बिल्कुल ठीक हार हुई है। यदि ईमानदारी से आप समीक्षा नहीं करेंगे और वही समीक्षा की रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि ये बेदरकार हो गया, इसको टिकट नहीं दिया, इस जाति का वोट नहीं मिला, उस जाति का प्रत्याशी नहीं था, ये कहना सिर्फ पंकज जी बेईमानी होगी। सिर्फ मेरे आकलन से यही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत आहत था। नहीं, कार्यकर्ता बहुत आहत था, लेकिन एक चीज मैं और भी देख रहा हूं। मुझे लगता है कि लगातार सत्ता में रहने के बाद जमीनी टच नेता खोते चले जाते हैं। इसका बड़ा प्रमाण मुझे नीट यूजी के पेपर लीक में दिखाई पड़ता है। लाखों लाख विद्यार्थी सड़क पर उतरे हुए हैं। पहले तो सरकार यह कहती रही कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, एनटीए दावा करता रहा है। आज बिहार से ईओयू ने जो प्रमाण साक्ष्य मीडिया में आया है, उससे तो साफ नजर आता है कि लाखों लाख स्टूडेंट्स जिनका भविष्य दांव पर लटका हुआ है, पेपर पहले ही मंगा करके आउट कर लिया गया। 5 तारीख को एग्जाम था, 4 मई को बच्चे को बुला लिया गया और पेपर लीक कराने में बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस का भी हाथ है। मैं इसको पॉलिटिसाइज करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका भी हाथ है, पेपर तो लीक हुआ है और इसकी चर्चा हो रही है। आज शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। आज शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सवाल यह उठता है कि ये लाखों लाख विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास वोटर्स, उनके माता पिता भाई बहन बीजेपी के वोटर नहीं होंगे, वो भी बीजेपी के वोटर होंगे, लेकिन उनको लगेगा कि एक रात पहले नेट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया। आज नेट कैंसिल हो जाए, उसकी बात होनी शुरू हो गई। दरोगा का कैंसिल होना चाहिए, सिपाही का कैंसिल होना चाहिए, बीपीएससी का कैंसिल होना चाहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब तो कोई यह भी कहने में शर्माएगा कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहता है। कोई बोल पाएगा क्या? देखिए पंकज जी, कैसी ऐसी चीजें हमने देखी तो मुख्यमंत्री लेवल पे जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, मंत्री हुआ करते थे, वो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते थे। कार्यकर्ता सही चीज से अवगत कराते थे। जहां पेपर आउट हुए, जहां मीडिया इन्फॉर्म कर रही है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है कि सही रिपोर्ट आपको दे सकें कि हकीकत क्या है। उन कार्यकर्ताओं पर, उन पदाधिकारियों पर आप भरोसा नहीं करना चाहते। मैं वही कह रहा हूं, भरोसा आपको उन ब्यूरोक्रेसी के अफसरों पर है जो ब्यूरोक्रेसी के अफसर कहीं ना कहीं इन कर्तव्य में संलिप्त हैं। शिक्षा मंत्री ब्यूरोक्रेसी से पूछेगा, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछेगा कि जिन जिलों के नाम आ रहे हैं, जिन प्रदेश के नाम आ रहे हैं, उन प्रदेश जिलों के पदाधिकारियों से बात करेगा हुआ क्या। मैं इसमें आपको डॉक्टर सुनील कौशिक आपको बता सकता हूं कि यह समस्या तब भी हुई थी जब 2004 में बीजेपी हारी थी। 4 साल 5 साल सत्ता में रहने के बाद कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड तब भी फील कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, मैं उस समय जेएनयू से निकला था और एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर करता था। मैं भी सत्ता के गलियारे में कई बार घूमा करता था। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे तो मैंने कई कार्यकर्ताओं को रोते भी देखा था कि आज हमारा सपना पूरा हुआ। और 2004 में जब फील गुड फैक्टर चल रहा था, तो उस दरमियान जब हार हुई थी तो कई कार्यकर्ताओं में यह चर्चा थी कि इनकी सरकार इतने दिन तक रही लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए ये कुछ कर नहीं पाए। और मुझे लगता है लगातार सत्ता में रहने के बाद जमीनी टच खोना, कार्यकर्ता से दूर रहना, ये शायद सत्ता का मिजाज होता है। मुझे लगता है महेंद्र सिंह जी बेहतर बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हार की वजह पता करने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है, उसमें एक सबसे पहला नाम दिखाया जा रहा था रिपोर्ट में भूपेंद्र चौधरी खतौली की हार की वजह अभी तक बता नहीं पाए। वो अयोध्या और जगह की हार की वजह क्या बता पाएंगे? सवाल यह है, सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर लोगों की जरूरतों को आप नहीं समझ पाएंगे, जमीन की समझ से आप दूर होते जाएंगे, तो अब तो चर्चा यह भी होने लगी है, राम मंदिर आपने बना दिया, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया, अब आपका जो काम था आपने कर दिया, अब आप जाइए। बहुत सारे लोग ये भी दलील देने लगे। हाँ, देखिए पंकज जी, हार के क्या कारण थे ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत अच्छी तरीके से पता है और ये साफ है। केवल कार्यकर्ता की नाराजगी इस हार का कारण नहीं है। इस हार का कारण
पूरी एक बहुत बड़ी संख्या में जो आम जनमानस है उसकी नाराजगी है, और वो नाराजगी के कारण भी सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई अनभिज्ञ है। हाँ, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक, जिसको साइकोलॉजी में इको चैम्बर बोला जाता है, ग्रुप थिंक बोला जाता है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसा अभी आपने एक उदाहरण दिया शिक्षा मंत्री का, आप चिल्ला चिल्ला के लोग सोशल मीडिया, आप आज कोई ये नहीं कह सकता कि हमें जो स्थानीय स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे हकीकत है उसका मुझे पता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आज जो है उसको टीवी न्यूज देखने की, अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन की बात बहुत खुले तरीके से सोशल मीडिया पे जो है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और एक्स पे और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे वो खुल के बोलता है। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये, मैं आपके शो पे पंकज जी कई बार ऐसा हुआ, तब जो है सुनील जी नहीं आते थे, मैं 6 महीने पहले से बोल रहा था कि ये बातें ग्राउंड पे हो रही हैं कि राहुल गांधी की अपील बढ़ रही है, उनकी जो न्याय यात्रा है सुनील जी उसको। इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बीजेपी की हार का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी जब हारी है तब से सुनील जी आने के लिए तैयार हुए। हम, मैं आपको लेकिन इसकी वजह बता दूं, मैंने फैक्ट फाइंड कर लिया कि सुनील जी क्यों नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं, उसके अलावा भी आप देखिए कई लोग ऐसे जो आ रहे थे, वो शायद बीजेपी के को कम सीटें आई, शायद उसको वो चीज नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जो अब नहीं आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए अगर आप एक तटस्थ होके आप सामाजिक वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 2019 में तमाम विरोधों के बावजूद, मैं आप ही के उस पे तब कार्तिक शो करते थे, मैं बोल रहा था कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बहुत बड़ा नहीं होने वाला। देखिए कई मुद्दे हैं, अब आते हैं उत्तर प्रदेश की हार पे। कई मुद्दे हैं, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन का कार्यकर्ता हो, आरएसएस का कार्यकर्ता हो, उसने जो 10 साल में बीजेपी का जो एक नौकरशाहीकरण हुआ है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ बीजेपी, उससे वो कहीं न कहीं छिटक गया है, वो दूर चला गया है, क्योंकि उसकी आवाज पहुंची नहीं पा रही है। क्योंकि जो भी, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर कर लिया। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सरकारी लोग ही हैं, कई जगह पे प्राइवेट लोग भी हैं, उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। तो जो ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन बीजेपी का हुआ, इससे वो कार्यकर्ता छिन्न है, ये एक कारण है। जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि किस प्रकार से जो अभी चर्चा हो रही थी कि जो विपक्ष ने जो एक संविधान को ये लोग बदल देंगे, अब की बार 400 पार, मैंने आपको कहा था आपके शो पे कि पता नहीं किसने ये नारा दिया है। याद है आपको? हाँ, कि मुझे मुझे बिल्कुल याद है। मतलब ये नारा किसने दिया, क्यों दिया, इसके पीछे क्या तर्क था, मेरे तो नहीं समझ में आया। उस नारे ने का बहुत ही अच्छे तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पे इस्तेमाल किया, और जो एक ये बात की गई कि संविधान बदल देंगे, उन कुछ नेताओं का उनके उसमें योगदान है, ये दूसरी बात रही। तीसरी बात, जो युवा है वो चाहे बड़ी संख्या में ओबीसीज का, खासकर नॉन यादव ओबीसीज या जो नॉन जाटो दलित था, उसने अपने परिवार के आगे हाथ जोड़ा, समझाया कि घर दिया, अनाज दिया, लेकिन ये लोग जिंदगी में कभी नौकरी नहीं दी। दे बेग्ड बिफोर देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स, कि ये मेरी उम्र बीत गई और ये लोग 10 साल में इम्तिहान नहीं करा रहे। आप, यू फेल टू कंडक्ट द एग्जाम्स। आप जो है, अगर वो अगर आप इम्तिहान करा देते तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती। जो हमारी अर्थव्यवस्था, या तो हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा डबल डिजिट के ऊपर ग्रो करे,
तो एक रिस्पेक्टेबल जो है या एमएसएमईज और बाकी जो सेक्टर से इकोनॉमी की ग्रो करे तो वो दे सकते। लेकिन अगर आप एग्जाम कराते रहते तो उस बच्चे को लगता कि मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है, शायद इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो आपका परीक्षा न कराना और परीक्षा करा के उसको बिना नकल के या जो भी पेपर लीक या जो तमाम बातें आ रही है, ये बहुत ही खराब, खासकर युवा वर्ग में बहुत ही खराब मैसेज गया। और इसकी रिकवरी अभी भी करती हुई बीजेपी कितनी भी वो मंत्रणा कर ले, कोई भी कमेटी गठित कर ले, कुछ भी कर ले, ये कोई नहीं, ये करता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का एक कारण नहीं थे, तमाम ऐसे कारण थे जिससे जो एक ग्रैंड हिंदुत्व, एक जो है राष्ट्रवाद, जो इन जातियों को, इस सबको एक साथ जोड़ता था, वो मुद्दा पिछले 6, 7, 8 महीने, 10 महीने आप कह सकते हैं, जमीन पे वो मुद्दा कहीं नजर नहीं आ रहा था। आप जो है राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो मुद्दा मैंने खुल के यही बोला था कि उस मुद्दे का कोई असर नहीं है जमीन पे। आप निश्चित रूप से कोई एक फेस वैल्यू होती है, और एक बहुत जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करे उत्तर प्रदेश में, अगर वो अपने आप को फिर से रिवाइव करना चाहती है। अभी वो लेवल ऑफ डैमेज नहीं हुआ है जो एक समय कल्याण सिंह के कार्यकाल के बाद हुआ था।